हमारी पूंजी हमारा सम्मान ही रहा है हमेशा। तो इसलिए उस सम्मान को बचाने के लिए हमने दिखावा भी बहुत किया है कि यावत जीवेत घृतम पीवेत, मतलब ऋण लो और घी पियो। लेकिन घी पियो। उसके पास ओनिडा है, मेरे पास ओनिडा क्यों नहीं? हमारा बेटा छोटा सा था, हमने ओनिडा लिया। एड ये वाला उस समय बहुत पॉपुलर था, तो मजाक में ही उस छोटा सा था, कहता मम्मी दरवाजा बंद कर दीजिए नहीं तो बाहर से पत्थर मारेंगे। उसमें एक ऐड था ना कि वो पत्थर मारते हैं। उस समय में हम लोग गर्मी की छुट्टी में कुछ सोचते ही नहीं थे, पूरे साल ये पता होता था कि गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो नानी के यहाँ जाना है, या दादी बाबा अगर बाहर रहते हैं तो उनके पास जाना है। और वहाँ पे हम लोग सारे मामा मौसी के बच्चे आते थे, सब मिलते थे, खेलते थे। वही हम लोग का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट। बिल्कुल। और आज नाना नानी क्या, जब तक कोई विशेष विवाह है, कोई कारण है, तब तो आपको बुलाया गया है, तब आप जाते हैं। और उसमें भी एक अंतर आ गया है। पहले हम लोग एक हॉल में गद्दे बिछा दिए जाते थे और सब मिलके बैठते थे, बातें करते थे, लेटते थे। बिल्कुल। और अब हर एक को एक अपना कमरा चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। आज ये हो गया है, ये तो साल में 2 बार पढ़ने पे जाते हैं, तो हम 4 बार जाए। इनके पास ये वाली गाड़ी है तो हमारे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। और अब किटी पार्टी का रूप दिन पर दिन कुरूप इसलिए होता जा रहा है कि हम दिखावे में बहुत विश्वास करने लगे। अब मान लीजिए कह दिया गया कि अब की तीज है, सबको हरी साड़ी पहन के आनी। अब जिसके पास हरी साड़ी नहीं है उसको साड़ी खरीदनी पड़ेगी। नमस्कार। किताबी नुक्कड़ के आज के इस पॉडकास्ट में हमारी अतिथि हैं श्रीमती अलका प्रमोद। अलका जी लखनऊ का जाला में पहचाना नाम है, सब उनसे परिचित हैं, पर परिचय देने की एक औपचारिकता होती है। तो अलका जी अब तक कम से कम 48 किताबें लिख चुकी हैं, 100 से ज़्यादा सम्मानों से सम्मानित हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, विज्ञान आधारित पुस्तकें लिखी हैं। पर जो अलका जी की किताबों में जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई वो ये है कि उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार को टारगेट किया है। बहुत बड़ा वर्ग है समाज का, अपर क्लास भी बहुत छोटा है, लोअर क्लास भी बहुत छोटा है, मिडिल क्लास सबसे बड़ा वर्ग है, और वो मेरे ख्याल से सब चीज़ को गवर्न करता है, चलाता है दुनिया को। तो आज हम अलका जी की कहानियों को आधार बनाकर बातचीत करेंगे मध्य वर्गीय समाज के विमर्श की। तो जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। हमारा अपना अतीत, हम बचपन में कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और क्या सोचते थे, क्या हमारी आकांक्षाएं थी। आप सबके मन में विचार आ रहे होंगे, सब अपने अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रहे होंगे जब सड़क पे गुल्ली डंडा खेल लेते थे। कोई आपको किट नहीं चाहिए होता था खेलने के लिए। गली का क्रिकेट तो हम सब ने खेला है। कोई भी 3 चीज़ें रख के विकेट बना के वो ईंट रख के और खेल लिया है। न कपड़ों की परवाह, न जात पात की परवाह, न कोई स्टेटस की परवाह। किसी के भी घर में घुस के बैठ गए, जो बन रहा है वो दे दिया गया, सब ने मिल बांट के खा लिया। न क्रॉकरी के दिमाग में आ रहा है कि कौन सी क्रॉकरी है, किस पे बैठ के खाया जा रहा है, और न ये देखा है कि क्या खाया, आलू खाया कि पनीर खाया, लेकिन खाया। तो उस ज़माने के हम लोगों ने बड़ा पैराडिम चेंज देखा है। और इस दौरान हम लोगों ने ये भी महसूस किया है कि हम लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती चली गई है। दूसरे जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ऊपर मतलब हमारे ऊपर जो अपर क्लास है, उनकी लाइफस्टाइल हमको बहुत मिसमराइज करता है। कैसे वो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जेवर पहनते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में ललक होती है वैसा जीवन जीने की। आपकी कहानियों में खूब ये सब देखने को मिला है। तो जैसे आपका वो एक कहानी है, उसमें नायक कहता है कि भाई लड़की तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो जो नायक है आपका, वो दिखावे से थोड़ा सा प्रेरित है। उसको लगता है कि जब उसके साथ के लोग आएंगे तो वो अगर इंग्लिश में नहीं बोलेगी तो शायद उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या आपके दिमाग में यही भाव था इस कहानी को लिखने के पहले? जी,
हमने देखिए मध्यम वर्ग को लेके बहुत सी कहानियां लिखी हैं। जी क्योंकि मेरे अनुसार हमारे समाज का जो को स्वरूप जो देता है वो मध्य वर्ग देता है, जी। क्योंकि मध्य वर्ग का फलक बहुत बड़ा है। उच्च वर्ग अपने में उनकी अलग दुनिया है, और जो नीचे वाले वर्ग हैं उनको अपने रोजी रोटी और खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो हमारा जो संघर्ष है जीवन का वो मध्य वर्ग में है। और मध्य वर्ग बहुत समय से 80s में भी आप चले जाइए जी। तो उस समय भी वो इसी प्रकार से संघर्ष कर रहा था, और आज भी उसी तरह से संघर्ष कर रहा है। भले उसका रूप बदल गया लक्ष्य है, अलग हो गए हैं। लक्ष्य अलग हो गए हैं। जी। जैसे जैसे जीवन में बदलाव आए हैं, अब संपन्नता ज्यादा आई है, तो वो हम लोगों के लक्ष्य अलग हो गए हैं, लेकिन संघर्ष उसी तरह से तब भी कर रहे पहले थे। परिवार स्कूटर के लिए संघर्ष कर रहा था, अब बड़ी गाड़ी के लिए कर रहा है। उस समय का हमें याद है, हम आपको बताएं कि हमारी एक आंटी थी, वो बताती थी कि उनके घर में स्टोव आया। आजकल के बच्चों को तो शायद स्टोव पता भी नहीं होगा क्या होगा। तो स्टोव आया तो उनके सारे बच्चे उसको घेर के बैठ गए कि आज घर में स्टोव आया है। तो स्टोव में उन्होंने जो कुछ भी बनाया सब वो घेर के बैठ के खाते थे कि स्टोव में खाना बन रहा है। तो उस समय छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष होता था। स्कूटर तो बहुत बड़ी बात होती थी। स्कूटर को लेके तो मैं आपको अपने घर का ही अनुभव बता रही हूँ। हमारे पापा ने जब स्कूटर लिया तो हमारी बहन बहुत छोटी थी, 3 साल की थी। तो स्कूटर तो उन्होंने लिया, लेकिन अक्सर साइकिल से भी जाते थे, स्कूटर से भी जाते थे। तो एक दिन उसको स्कूल छोड़ने जाना था, तो उन्होंने पापा ने कहा कोई बात नहीं छोटी, चलो साइकिल से चलते हैं। तो वो स्कूल से आने से पहले ही कूद पड़ी साइकिल से। आप साइकिल से छोड़ने नहीं जाएंगे वो स्कूल तो तक? पापा ने कहा अरे क्यों बेटा, चोट लग जाएगी। कहती नहीं नहीं पापा आप जाइए जाइए। फिर जब शाम को आई तो कहती है अरे सब लोग, हमारी फ्रेंड्स देख लेती कि आप स्कूटर से नहीं आए, साइकिल से आए। तो उस समय स्कूटर बहुत बड़ी चीज़ थी। आज काल भी हमारे ख्याल से ऐसी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। सच बात। तो ये मानसिकता हमारे मध्य वर्ग की हमेशा से रही है कि हमने हमेशा जो हमारा उच्च वर्ग है उसको फॉलो करने की कोशिश की, और हमारी पूंजी हमारा सम्मान ही रहा है हमेशा। तो इसलिए उस सम्मान को बचाने के लिए हमने दिखावा भी बहुत किया है। और क्योंकि हमारे इतने सोर्सेस नहीं होते थे, हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं थी, तो उस समय में तो दिखावे, हम लोग अपनी हर चीज़ को ढक मूंद के मतलब दिखावा करना चाहते थे कि हमारा सम्मान बना रहे और हम उच्च वर्ग जैसे दिखने लगे। ये संघर्ष हमेशा मध्य वर्ग में रहा है, जिसकी वजह से मध्य वर्ग को हमेशा संघर्षरत रहना पड़ा है, ऐसा हमारा मानना है। और ये मेरी कहानियों में भी बहुत बार आया है। बिल्कुल, बार बार कहानियों में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। अब की एक कहानी मुझे और याद आ रही है। उसमें लड़का पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी है। जी जी जी। अब ये भी देखिए कितना अजीब सा पैराडॉक्स है कि माँ बाप को लगता है कि शादी तो कर देनी चाहिए। लड़का अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा है, पर उनको लगता है शादी तो कर देनी चाहिए। लड़का भी शुरू में तो नहीं तैयार होता है, लेकिन बाद में माँ बाप के प्रेशर के आगे झुक जाता है। ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पढ़ा लिखा लड़का है, झुक कैसे गया। शादी हो जाती है, नौकरी फिर भी नहीं लगी है, और उसका अंत तो बहुत ही दर्दनाक है। हम जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप एक हमारी कहानी है सच क्या था, जी जी, उसी की बात हैं। कर रही हूँ। तो वो कहानी जो थी उसमें उसकी जो लड़के की माँ थी वो मृत्युशैया पे थी। हाँ। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनको ये चिंता थी कि मैं चली जाऊंगी, घर में कौन घर संभालेगा, तो एक बहू आ जाए। और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो उसको नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी वो शादी के लिए मान गया और शादी हो गई, ये मान के कि पढ़ा लिखा लड़का है, शायद नौकरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, और वो जब नौकरी नहीं मिलती तो उसके दिमाग में सिवाय उस अपनी उलझन के और कुछ नहीं रह जाता है। तो वो अपनी पत्नी से भी जब व्यवहार करता है तो वो उसके व्यवहार में बैलेंस नहीं हो पाता, उसके प्रति भी वो अपनी नाराज़गी शो करता है, पिता से भी ठीक से बात नहीं करता, हर जगह उसका अपना जो स्वाभिमान है वो चोट खाने लगता है। उसको हर बात में लगता है कि मेरे स्वाभिमान पे चोट की जा रही है। जी। और इस कहानी में मतलब एक हमने मनोवैज्ञानिक पक्ष लिया है कि उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वो उनका अंतिम समय आ रहा है। तो उसको ये पता, वो सरकारी नौकरी में थे और उसको ये पता था कि सरकारी नौकरी में अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटे को नौकरी मिल जाती है।
तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात आती है कि अगर पापा का जो है इनको कुछ हो जाए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि इस हद तक जिस पिता को वो बहुत प्यार करता था, मानता था, उसके दिमाग में ये एक विचार आ जाता है। हालांकि कहानी के अंत में ये नहीं तय होता कि उसने कुछ कहा या पिता की संयोग से मृत्यु हो गई, लेकिन उसमें ये संघर्ष जरूर दिखाया कि वो अपने संघर्ष से इतना टूट चुका था कि वो इस निम्न स्तर तक अपने उसके मन में ख्याल आ गया कि मेरे पिताजी को कुछ हो जाए तो मुझे नौकरी मिल जाए। और ये तो उसकी माँ, उसकी पत्नी जब उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो कहता है अबॉर्ट कर दो। हाँ, तो मतलब उसके सामने ये भी असमंजस कि पिता या पिता को बचाएं कि किसी संतान को बचाएं, किसको बचाएं। तो ये इतना दर्दनाक जो स्टेज आ गई है उस लड़के की लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिपक्वता की कमी थी निर्णय लेने में। परिपक्वता से ज़्यादा हमें लगता है परिस्थितियों से वो परेशान इतना हो चुका था कि कुंठित हो गया था। उसको हम बहुत दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि वो हर तरफ से हार चुका था, परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण में नहीं रह गई थी, और जब नियंत्रण में नहीं रहती परिस्थितियाँ तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार। सच बात है। फिर उस समय उतना उन परिस्थितियों का ज़्यादा मतलब वो था, दोष था जी, बजाय कि उस लड़के के। जी। और जैसा कि आपने कहा कि हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो पहले भी तो हम जी ही रहे थे और अब भी जी रहे हैं। लेकिन एक समय था कि हमें याद है कि जब टीवी नया नया चला था तो मोहल्ले में किसी एक का टीवी होता था। जी जी। और सब जने वहाँ जाके दरी बिछा के बैठ जाते थे और पिक्चर देखते थे, कुछ भी देखते थे, आपस में कुछ खाते पीते भी थे। वो समागम, सामाजिक समागम का एक माध्यम बन गया। जी। ये फ़र्क ये लेके आया कि मिलना जुलना तो पहले भी होता था। जब हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो महिलाएं आपस में वैसे भी बैठ के बात करती थी। पर ये जो समागम था ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। तो ये एक चेंज लेके आया परिवार में, समाज में। फिर इससे भी हमको बदलाव आ गया। अब धीरे धीरे उसमें भी मनस्थिति बदलने लग गई। देखते देखते कहीं किसी बात पर मनमुटाव हुआ तो भाई लगा कि भी सब अपना टीवी ले लें, अगर ये ले सकते तो हम ये नहीं ले सकते। तो दिखावे की इस प्रवृत्ति ने, जहाँ मोहल्ले में एक टीवी होता था वहाँ एक की जगह घर घर टीवी कर दिया और फिर टीवी के ब्रांड का दिखावा होने लग गया। जी, देखिए ये बदलाव तो हमारी प्रकृति का नियम है और जैसे जैसे हम संपन्न हो रहे हैं चीज़ें बदलती जा रही हैं जी। लेकिन दिखावा मानव प्रवृत्ति है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय भी दिखावा कम था क्योंकि हमारे पास संपन्नता नहीं थी, तो हम लोग एक टीवी में ही देखते थे। फिर दूसरा टीवी लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ना कि अरे हमको उनके यहाँ जाना पड़ता है, हमारा अपना होना चाहिए। तो ये जो दिखावे और अपने स्वाभिमान और अहम, जिसको कहना चाहिए अहम और दिखावे ने जो है आपको जो है उसकी तरफ प्रवृत्ति किया, जो मानव प्रवृत्ति है। लेकिन दिखावा जो है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसा कि अभी आपने पहले भी बात की, हमारी वो कहानी है और बादल छट गए। हाँ, तो उस कहानी में जो एक पति पत्नी है उनकी लव मैरिज हुई थी, बिल्कुल। लेकिन वो दोनों समान पद पे काम करते थे। लेकिन बस अंतर ये था कि जो पत्नी थी वो बहुत सहज सरल और रहने में विश्वास करती थी और पति जो है वो दिखावे में विश्वास करता था। तो इसमें पति पत्नी में इतना ज़्यादा बाद में मतलब आपस में क्लैश हो गया कि उन लोगों को अलग होना पड़ा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि दोष किसका था? तो पति जो था उसके ऊपर समाज का एक प्रेशर था, उसको शौक था कि समाज में हमारी इज्जत हो और इस इज्जत को बनाने के लिए वो दिखावा करना चाहता था। लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा गलत था। वो दिखावे के आकांक्षा में इतना बह गया कि वो संवेदनहीनता की उसका सीमाएं पार। बिल्कुल बिल्कुल। और पत्नी की भी थोड़ी सी गलती ज़रूर थी कि अगर उसको
पता है कि पति जो है थोड़ा दिखावा पसंद करते हैं, तो वो चाहती तो थोड़ा सा अपने में बदलाव ला सकती थी। ठीक है, वो सहज सरल रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे के भावनाओं को समझना चाहिए। वो क्यों चाह रहे हैं, वो सम्मान चाह रहे हैं, तो ठीक है हम उनके सम्मान के लिए थोड़ा दिखावा कर लेते यानी कुछ तुम करो कुछ हम करें, मिलजुल कर कुछ गम कम करें। गम कम करें। तो दोष दोनों का था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पति ने थोड़ा सा संवेदनहीन होके परिस्थितियों को ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा। और उनके जीवन का मतलब फिर तो दोनों के अपने अलग अलग रास्ते हो गए, अलग अलग जीवन हो गया। लेकिन हाँ वो ना टूटता परिवार अगर दोनों में सामंजस्य होता। और उस सामंजस्य में ये जो मिडिल क्लास का एक प्रेशर था दिखावे का, उसका भी बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल। उस दिखावे के चक्कर में ही उनके बीच में जो है शादी झगड़े हुए। आपस में प्रेम विवाह होने के बाद भी जो ये दूरियां आई, उसका कारण समाज का एक ये जो दबाव था कि हमें मतलब समाज के सामने हमें बहुत ऊंचा बन के रहे। तो इसमें दिखावे की प्रवृत्ति इस कदर बढ़ी कि वो संवेदनहीन हो गए। और मुझे एक लाइन याद आ रही है कि यावत जीवेद घृतम पीवेद, मतलब ऋण लो और घी पियो, लेकिन घी पियो। और पियो नहीं तो कम से कम दिखाओ जरूर कि हम घी पी रहे हैं। और कुछ नहीं तो जब कोई आए तो थोड़ा घी कहीं पे गरम कर दो तो घर में घी की महक आए। अरे जी आज तो आपका देसी घी में कुछ पक रहा है, हम तो देसी घी में ही खाना पकाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति थी ये धीरे 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 बढ़ती गई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी आपकी कहानियों में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कहीं पर आपको लगता है कि इस प्रवृत्ति में कहीं कुछ ठहराव आने की भी गुंजाइश है, या ये ऐसे बढ़ती ही जाएगी? हमें तो लग रहा है ये बढ़ ही रही है, क्योंकि हमारी देखिए पहले का जो समय था 80s का, उस समय हमारे पास संपन्नता कम थी। वो तो एक ऐसा समय था जो हम लोगों में मोहल्ले में कोई मतलब आपस में दुराव छिपाव नहीं था। उस समय तो अगर आपके यहाँ कुछ खत्म हो गया, मेहमान आ गए, आप उनके यहाँ से मान गए। मान लीजिए किसी कोई बहुत विशेष मेहमान आए हैं, आपकी क्रॉकरी बहुत अच्छी नहीं हमको एग्जैक्टली लिया है, तो वो समय ज़्यादा सरल सहज था। जैसे जैसे हमारी संपन्नता बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा दिखावा बढ़ता गया, और जितना दिखावा बढ़ा उतना हम अपने में सिमटने लगे। शायद अहम भी बढ़ता गया, अहम बढ़ता गया और हम अपने में सिमटने लगे। बिल्कुल आज सही कह रही है। आज जो है हर आदमी और ज़्यादा दिखावे में विश्वास करने लगा है। हमारी संपन्नता बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसी हिसाब से हमारी दूरियां भी बहुत बढ़ गई। हमारे जो मानवीय संबंध थे उनमें मोहल्ले पड़ोस में तो शायद एक दूसरे को हम लोग ठीक से जानते भी नहीं है। परिवार में भी दूरियां बढ़ गई और हर आदमी अपने निज उसका स्व बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। आज अपना सुख, अपना महत्व, अपना जो व्यक्तित्व है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे बीच के रिश्ते जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। इस दौड़ में, इस ओहापोह में, इस आपाधापी में आपको क्या लगता है हमारा समाज कहाँ जाके रुकेगा? क्या आप अपने साहित्य से कुछ नई चेतना लाएंगी, या समाज अब में अपने आप बदलाव आएगा? देखिए इस तरह की हमने कहानियाँ कई लिखी हैं, जिनमें कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी हमने लिखा है। और इस तरह की हैं कई। स्वयं वाला तो बड़ा ही बहुत ही अच्छा था स्वयं के घेरे हमारी जो कहानी वो खुद चाहते हैं। जी हम लड़की खुद चाहती है कि हम बंधन में ना पड़े, वही कह रहे हैं। लेकिन जब उस लड़के के साथ कोई और लड़की करीब आने लगती है वो उसको बर्दाश्त, क्योंकि देखिए मानवीय भावनाएं जो है, एक प्राकृतिक जो मानवीय भावना है वो नहीं समाप्त हो सकती, तो उसके बीच में कहीं संतुलन हमें बैठाना होगा। तो हमने अपनी कहानियों में, ऐसी कहानियों में उसका दुष्परिणाम दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि अगर एक आदमी भी प्रभावित होता है तो हमारा लिखना सार्थक होता है। बिल्कुल कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने बात कही कि हमारा जैसे जो कहानियां हैं जिनमें नेगेटिव बहुत घट रहा है तो उसमें हमने उसका सकारात्मक अंत दिया है, ताकि समाज को एक नई प्रेरणा, एक दिशा मिले। और जहाँ पर कुछ बहुत ऐसा हो रहा है तो आपने उसका समाधान भी दिया है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मध्यवर्गीय समाज में
इतनी बुरी तरह से कुंठाएं फैली हुई हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक कष्ट भी उसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं जो कभी नहीं थे। जी। हम अपने पिछली पीढ़ी से ज़्यादा सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा शिकायतों में जी रहे हैं। हमें उनसे ज़्यादा शिकायतें हैं। मुझे नहीं याद कि कुछ चीज़ों के लिए जिसके लिए हम आज शिकायत करते हैं हमारी माँ ने की थी, या कुछ चीज़ों के लिए जिसके लिए हमारी माँ या मेरी सास को शिकायत थी उनके ऊपर की पीढ़ी को रही होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जीवन का रहस्य सहन बढ़ता जा रहा है, लेकिन शिकायतें भी बढ़ रही हैं। तो आपका साहित्य हमारे मध्यम वर्गीय समाज को दिशा देने के लिए और भी कुछ प्रयास? जी, हमारा प्रयास तो जो हमारे आसपास घटता है उससे प्रभावित होके ही हम लिखते हैं, और प्रयास यही रहता है कि हम मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दें, और मानवीय मूल्यों को अगर हम महत्व देंगे तो हमारा समाज भी सुदृढ़ होगा और स्वस्थ रहेगा। कितनी अच्छी बात कही आपने। तो हमको ध्यान ये इस बात पे देना है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हम और हमारा परिवार। यदि हमारा परिवार और हम खुश हैं तो परिवार से हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवार, रिश्तेदारी और हमारा शहर और हमारा देश, ये बहुत लंबी चेन है। तो हम अगर न्यूक्लियर स्टेट पे अगर अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सुख और समृद्धि दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से समाज में बदलाव आएगा ही। और जो हमारी ये जो एक होड़ सी में हम दौड़ पड़े हैं, शायद उसे भी कुछ लगाम मिले। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का एक बिल्कुल जिसको कहते हैं पीक पे जाने के बाद फिर आपको नीचे उतारना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही प्रकृति का नियम है। हाँ। और हमको इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ सकें उतना अच्छा। अलका जी, मध्यम वर्गीय परिवार में जो दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि बाजार ने इसको बहुत प्रभावित किया है, उनको दाना फेंका है? एक ऐड आ रहा, मुझे टीवी का याद आ रहा है, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। हाँ। तो ये क्या है? ये आप बार बार पढ़ते हैं, आप सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, ऑफिस जाते आते पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं, 2 बार छोड़ देते हैं, 4 बार छोड़ते हैं, 10 बार अवॉइड करते हैं। कभी नहीं लगता अच्छा उसके पास ओनिडा है, मेरे पास ओनिडा क्यों नहीं? बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने ये कहा तो हमें एक पुरानी घटना याद आ गई। हमारा बेटा छोटा सा था, हमने ओनिडा लिया। क्या बात? तो ऐड ये वाला उस समय बहुत पॉपुलर था, तो मजाक में ही, उस छोटा सा था, कहता मम्मी दरवाज़ा बंद कर दीजिए नहीं तो बाहर से पत्थर मारेंगे। उसमें एक ऐड था ना कि वो पत्थर मारते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं प्रभाव तो बहुत करती हैं, क्योंकि जो ये विजुअल मीडिया है ये हमारे दिमाग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब विजुअल मीडिया पे ऐड में ये चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं तो हमको प्रेरित भी करती हैं और ललायत भी करती हैं कि हम इस चीज़ को ले लें। और इन लोगों का विशेषता यही होती है कि ये लोग जब कोई ऐड देते हैं, कोई भी विज्ञापन देते हैं, तो इंसान के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह स्टडी करके भावनाओं से खेलते हैं। भावनाओं से खेलते हैं, बिल्कुल। और वो भावनाओं से खेलने में पूरी तरह सफल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। यही उनका उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य से मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब आप ऐसे सोचिए कि पहले के ज़माने में हम लोग, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जाड़ों की छुट्टियां होती थी, तो हम कहाँ जाते थे? पारिवारिक रिश्तों में। जी जी। अगर अलग रहे तो दादी बाबा के पास, नहीं तो नानी नानी के पास, नहीं तो मौसी बुआ के पास कहीं चले गए। ठीक है, छुट्टियां बिता के आ गए, घर में जैसा रहन सहन वैसे रह के आ गए, खा पी के आ गए, कुछ छोटा मोटा सांकेतिक आदान प्रदान हुआ गिफ्ट्स का, हम खुश हो के आ गए। एक वो मिडिल क्लास था, एक आज का मिडिल क्लास है जिसके पास पेपर में रोज एड्स भरे पड़े हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के। ठीक है भाई, और इतना ही नहीं, वो कहते हैं आ जाओ, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ईएमआई में आ जाओ, इंस्टॉलमेंट में दे देना। नहीं, इस सब के पीछे मूल कारण वही है कि हम उच्च वर्ग से इंस्पायर होते रहते हैं। उनको देख के हम उनके जैसे बनने के प्रयास में, ये जो भी बदलाव हमारे जीवन में आ रहे हैं वो धीरे धीरे उनके जैसा बनने के प्रयास में आ रहे हैं। उस समय में हम लोग गर्मी की छुट्टी में कुछ सोचते ही नहीं थे, पूरे साल ये पता होता था कि गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो नानी के यहाँ जाना है, या दादी बाबा अगर बाहर रहते हैं तो उनके पास जाना है। और वहाँ पे हम लोग सारे
मामा मौसी के बच्चे आते थे, सब मिलते थे, खेलते थे, वही हम लोग का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट। बिल्कुल। और आज नाना नानी क्या, जब तक कोई विशेष विवाह है, कोई कोई कारण नहीं फंक्शन हो, है, तब तक नहीं तब तो जाना। आपको बुलाया गया है, तब आप जाते हैं। और उसमें भी एक अंतर आ गया है। पहले हम लोग एक हॉल में गद्दे बिछा दिए जाते थे और सब मिल के सब एक बैठते साथ थे, सोते, बातें हाँ। करते थे, लेटते थे। बिल्कुल। और अब हर एक को एक अपना कमरा चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तैयार अपना अलग वॉशरूम हो, कमरा हो, वहां से एसी कमरा हो, वहां से आप, ये मिडिल क्लास में आ गया ये है, middle class जो की है। पहले हायर क्लास में नहीं हुआ था। करता था। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह की बात, अभी हमने एक जो आप कह रही हैं फॉरेन जाने की बात, इसके ऊपर हमने उपन्यास लिखा था, यूं ही राह चलते चले। उसमें वही फॉरेन की ही ट्रिप थी जी। तो उस ट्रिप को हमने जो संस्मरण थे उसको एक कहानी में ढाल के लिखा था। तो उसमें भी यही था कि एक मिडिल क्लास का ही मतलब पति है, वो अपनी पत्नी को ये एक सरप्राइज देता है कि हम लोग फॉरेन जाएंगे, और उसके सारे परिचित लोग जो हैं, अच्छा ये इतने पैसे इसमें, मतलब ईर्ष्यावश फूंक देंगे, और फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये तो एक दूसरे को देख के हम लोग, और कुछ ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, विज्ञापन है, उनका प्रभाव तो है ही। क्या आप पिछली बार पहाड़ों पर छुट्टी मनाने गए थे? हाँ। ओ, हर बार पहाड़ नहीं, इस बार समंदर किनारे चलते हाँ। हैं। और अब विदेशों के इतने आम हो गए हैं कि इतने मतलब अफोर्डेबल पैकेज होते हैं। अफोर्डेबल है या नहीं है वो एक अलग बात है, बहुत सारा अवेलेबल है। हाँ। विकल्प आप वही जैसा आपने कहा कि EMI लेके जाते हैं, लेकिन हमको उनसे जाना पीछे है। नहीं रहना। जाना है। हाँ। पड़ोसी गया वो तो हमको भी कहते हैं जाना ना, है। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद सफेद कैसे? तो ये जो भावना मन में, इंसान की एक प्राकृतिक ये व्यवहार बिल्कुल। मतलब भावना होती है, और इसको पूरी तरह से जो है बिजनेस में कैश किया जाए। पर इस स्पर्धा का जो स्तर है बहुत बहुत तेजी से, बहुत और बहुत विकराल रूप से बढ़ा विकराल है। रूप से बढ़ा। पहले क्या खाली ये था कि इनके यहाँ रोज पूड़ी खाई जा रही है, आज ये हो गया कि ये तो साल में 2 बार पढ़ने पे जाते हैं तो हम 4 बार जाए। इनके पास ये वाली गाड़ी है तो हमारे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। सो ये जो स्पर्धा है ये बहुत देखिए, भयंकर रूप लेती जा रही एक तो है। वो बदलाव शने शने, मतलब वो एक कदम आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े, वो बढ़ रहा है। और दूसरा एक सच ये भी है कि हमारे समाज में संपन्नता आ रही है। संपन्नता अगर आ हम रही खर्च कर पा रहे हैं तभी तो चाहे EMI लेके भी जा रहे हैं, तो EMI चुकाने की हमारी सामर्थ्य तो है, अभी तो जा रहे हैं। तो हमारी संपन्नता भी बढ़ी है, और ये भी एक बदलाव का कारण है। और आपने, चूंकि आप तो लिख रही हैं तो आप जानती होंगी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी ताकत सामर्थ्य से ज्यादा ऋण लिया जी, और उसमें जीवन को डूब गए। भोगा, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उसके बाद उनका बहुत दुखद अंत भी हुआ। तो ये तो जिसको कहना चाहिए गलत वो प्रेरणा है ही, और इसको आप कहाँ तक लेते हैं, उसके प्रति प्रभावित होते हैं। प्रायः देखिए अक्सर ये भी होता है कि केवल एक इंसान के दोष नहीं होता जी। कभी कभी पत्नियां, अरे वो फलाने क्लब में जा रहे हैं, वहां पे देखो सब जा रही हैं, हमें भी ऐसा होना मैं बार बार चाहिए। यही साड़ी पहन के हाँ। जाती हूँ। हाँ। और या तो फिर बच्चे हैं, अरे पापा हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो पूरे परिवार का एक प्रभाव, मतलब समाज का तो प्रेशर है। एक दबाव होता ही है, परिवार का भी दबाव होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और सब संतुलित हो तभी और पहले के जमाने में इतना परिवार का प्रभाव नहीं होता था, दबाव भी नहीं होता था। दबाव नहीं होता था। अब तो बहुत दबाव है। अब सबकी अपनी मतलब वो हो गई है से, जिसको कहना चाहिए, सब लोग कहते हैं। पहले जो घर का मुखिया होता था वो जो निर्णय ले लेता था वो ले लेता। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले सब कुछ अच्छा ही था और आज सब गलत हो गया है। पहले ये भी हम कहेंगे कि स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार भी हुआ है, उनको बहुत दबाया भी गया है, तभी उन्होंने विद्रोह किया और आज वो मुखर हो गई। और जब एक बार इंसान स्वतंत्र होता है तो कभी कभी अपनी सीमा से आगे भी हो जाता है। ये वही वाली बात है कि स्प्रिंग अगर ज्यादा देर दबा रहेगा तो वो जब उतनी ही उठेगा तो तेजी पहले ऊपर आएगा, तब फिर बराबर आएगा। और यही परिवार में भी होता था जी। कि अगर पूरा परिवार है तो उसमें सब बच्चों को बराबर से नहीं माना जा रहा है, या किसी पे ज्यादा उसको शोषित किया जा रहा है, लड़के को ज्यादा प्यार, लड़की को कम प्यार। तो इस तरह की जो बातें थी वो बहुत सी अनुचित भी थी उस समय में, और जो बदलाव के साथ आज लोगों को अपना उस तरह से शोषित नहीं होते हैं। एक और पक्ष हम आपसे कहना चाहेंगे, जो संयुक्त परिवार में होते थे लड़कियों के साथ विशेषकर, उनका जो यौन शोषण होता था, परिवार के अंदर यौन शोषण होते थे, और लोग कुछ उसको मतलब कहते नहीं थे, छिपा लेते थे। कभी उसका जिक्र नहीं करना,
परिवार की औरतें उस पीड़िता को ही दोषी ठहराती थी हाँ। और उसे कहती थी किसी से जिक्र मत करो। और इसके ऊपर भी हमने ये एक कहानी लिखी है, मेधा का पुरस्कार। जी, 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 उसमें जी। तो परिवार में नहीं शोषित हुई है वो, लेकिन उसके साथ हुआ शोषित तो है, हुआ। शोषण हाँ, हुआ। जी। और उसके माता पिता बहुत नाराज होते हैं कि ये बात बाहर ना आने पाए, लेकिन उसकी जो मौसी है वो जिद पे अड़ के उसका जो है जो अपराधी था उसको उसकी दंड दिलवाती मतलब जो पीड़ित है उसी को अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा कर देते तो वो हैं। चीज से अब आज बहुत बदलाव आया है। आज खुल के आप कह सकते हैं बातचीत कि होती हमारे है। साथ जो है ये बिल्कुल। शोषण हो रहा है, हमारे साथ अपराध किया जा रहा है, और उसको कोई लड़की को दोषी नहीं मानता। नहीं मानता। तो समाज में बहुत से अच्छे बदलाव भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब समाज में खराबी हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि भौतिक दुनिया में कुछ जरूरत से ज्यादा प्रभावशाली मतलब हो गई है भौतिक दुनिया। आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि स्त्री के काम की पुराने समाज में बहुत इज्जत नहीं हुई, उसको वो सम्मान नहीं मिला? शायद इसलिए जो लड़कियां हुई उन्होंने ये सोचा कि पिता के काम का सम्मान है, माँ के काम का सम्मान नहीं है, तो मुझे वही करना है जिसमें सम्मान मिले। क्या हमारी ये सामाजिक संरचना इसके लिए कुछ दोषी नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आर्थिक निर्भरता जो है उससे तो सम्मान मिला है समाज में, हमेशा पहले भी मिला है और आज भी मिलेगा। और आर्थिक रूप से अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप अपने हर तरह के निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। तो आर्थिक निर्भरता आवश्यक भी है, हम उसको अनुचित नहीं कहते कि लड़कियों की अगर आर्थिक निर्भरता हुई है तो बहुत अच्छी बात है। और आर्थिक निर्भरता शिक्षा के कारण हुई है। जैसे जैसे हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है मध्यम वर्ग में, वैसे वैसे वो आत्मनिर्भर हुई हैं। शिक्षा बढ़ी, आत्मनिर्भर हुई, मुखर हुई, हाँ। तो झगड़े भी बढ़े। हाँ, वो झगड़े बढ़े, ये एक दुष्प्रभाव हुआ उसका। अब इसको हम चाहे दुष्प्रभाव कहें चाहे प्रभाव कहें, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक कहीं कहीं पर जाती भी है, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं कहीं पर वो झगड़े वास्तविक हैं। आप ही की कहानियों के उदाहरण हैं। जी कि अगर किसी लड़की से ये कहा जाए, मैरिड लड़की से, कि तुम अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दो, उसके लिए इससे बड़ा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो अगर वो इस बात के लिए लड़ रही है तो वो गलत नहीं लड़ रही है। पहले के जमाने में शायद ना बोल पाती, आज की लड़की है तो बोल पा रही है, तो उसके झगड़े जो है वास्तविक है। देखिए, मध्यम वर्ग में और कुछ हो ना हो ये तो है कि जब वो झगड़ा करते हैं तो वो दिखावा नहीं कर पाते हैं। जब पति पत्नी में या किसी बात पे या और लोगों से परिवार में झगड़े होते हैं तो वो झगड़ा जो है उनका वो सबके सामने आता है, तो इसलिए उस झगड़े से वो बचना भी चाहते हैं। दिखाते हैं कि हमें लड़ाई नहीं हुई है, हाँ। लेकिन वो बच नहीं पाते उससे। हाँ, तो अब इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि एक किसी उसमें अगर 10 तरह की चीज़ें किसी बर्तन में रखी गई हैं तो उनको हिलाएंगे, आवाज़ होगी, लेकिन एक स्थिति होगी कि वो एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और एडजस्ट भी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसी आशा के साथ हम इस बदलाव को देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अलका जी, इतनी सारी बातचीत आपसे की, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि पुरुष तो बाहर निकल के अपने मित्र मंडली में बातचीत कर लेते हैं, पर महिलाओं को ऐसा अनुभव, ऐसा अवसर नहीं मिल पाता। घर में वो बातचीत करती हैं तो किससे? अपनी माँ से, सास से, या देवरानी से, या जेठानी से, या ननद से। तो इनसे बातचीत सब पक्ष पर नहीं हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं उनके मन में कोई एक अंतर में कोई एक इच्छा रह जाती है कि मेरा कोई ऐसा होता है, एक ऐसा ग्रुप या एक सहेली जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, हर इंसान को एक मित्र की आवश्यकता ज़रूर होती, क्योंकि हर रिश्ते की एक सीमा होती है बात करने की। जी। हर रिश्ते में आप हर बात को अपनी साझा नहीं कर सकते, और मित्र ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हर तरह की बातें कर लेते हैं। जी। अपने मन की बात कह देते हैं, अपनी समस्या। तो मित्र होना बहुत आवश्यक है, और हमें ये लगता है जो घर में स्त्रियां रहती हैं उनको अवसर नहीं मिलते, क्योंकि उनकी जो पुरानी मित्र होते हैं मायके की, दूर दूर वो दूर हो चुके होते हैं, तो उनको बहुत अवसर नहीं मिलता। तो ये किटी पार्टी वगैरह जैसे होती है, जी। तो ये किटी पार्टी का उनको सबसे बड़ा आकर्षण यही होता है कि हमको बहुत सारी फ्रेंड्स मिलेंगी, बहुत से मित्र हमारी बनेंगी, और हमको अपने मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा। आपको लगता है कि वहाँ पर वो अपने मन की बात कर पाती हैं और वो किटी पार्टी की मीटिंग्स जो है वो
क्रिएटिव मीटिंग्स है। मेरा जहाँ तक विचार है, जब किटी पार्टी का ये परिकल्पना की गई होगी, शुरुआत की गई होगी, तो उसका उद्देश्य रहा होगा कि स्त्रियां सब आपस में मिलें, आपस में मित्रता हो, एक सद्भाव हो। लेकिन जैसा कि हमारी प्रवृत्ति है कि हम दिखावा बहुत करते हैं, तो वो उस दिखावे ने उसको जो है प्रभावित कर लिया। और अब किटी पार्टी का रूप दिन पर दिन कुरूप इसलिए होता जा रहा है कि हम दिखावे में बहुत विश्वास करने लगे हैं। हम अब मान लीजिए कह दिया गया कि अब की तीज है, सबको हरी साड़ी पहन के आनी। अब जिसके पास हरी साड़ी नहीं है उसको साड़ी खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए कि ये बिना बात का एक खर्चा आ गया। जिसके घर पे हो रही है उसने तरह तरह की चीज़ें बनाई। अगली बार जो करेगा वो करेगा, अरे उनके यहाँ 4 पकवान रखे गए थे तो हम अब की 5 रखने हैं। ये एक दबाव भी होता है, एक जिसको कहते हैं मानसिक टेंशन की बात हो जाती है कि हमको अब कितनी पार्टी आ रही है, इस बार हमें करनी है। तो वो सुख आनंद देने के बजाय आपके लिए एक समस्या बन जाता है, प्रेशर हो जाता है। और ये दिखावा जो है उससे स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, और प्रायः लोग एक दूसरे की बुराई करना और कंपटीशन के करते हैं, और उसमें एक दूसरे की बुराई करेंगे फिर। लेकिन उसमें ये भी है, हमने एक कहानी लिखी है आईना, उसमें यही है कि एक उनकी कॉलोनी में कोई रहती है, उनकी सब मिल के बहुत बुराई करते हैं, उनके ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगली जब किटी होती है तो उनको बहुत मान सम्मान से वहाँ बुलाया जा रहा है। तो इसमें जो एक नायिका है हमारी कहानी की, वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा। तो पता चला कि वो जो है उसका बड़े बड़े उसके लोगों से परिचय हैं, और वो मंत्री जी को यहाँ पे आमंत्रित कर रही है, जिससे कि हमारी इस किटी को, हमारी संस्था को अनुदान मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब जो अवसरवादिताएं, ईर्ष्या, इस तरह की जो चीजें उसमें जब ज्यादा बढ़ने लगती हैं, सौहार्द भाव खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है किटी का उद्देश्य खत्म हो जाता है। कुछ किटी में पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं। जी। उसके पीछे क्या मानसिकता है? किटी में पैसे, देखिए कभी कभी ये होता है, जो घर में रहने वाली स्त्रियां होती हैं उनके पास एक साथ बहुत सारा धन नहीं होता जी। तो हर महीने जब किटी हो रही है, जिस बार उनकी किटी निकलती है तो एक साथ उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। तो निश्चय ही उनको एक संचित धन जो मिलता है वो उनके लिए बहुत उत्साह का कारण होता है। इससे वो अपने मन की कोई चीज़ भी ले सकती हैं, घर की चीज़, किसी खर्चे में सहयोग दे के अपना स्वाभिमान भी वो सुरक्षित रख लेती हैं, इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो हमें लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे भी लगता है कि जैसे किटी की शुरुआत जो रही होगी उसका मूल भाव तो अच्छा ही रहा होगा कि साथ मिलने, उठे बैठे, दिल की बात करें। और जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे मानवीय प्रवृत्ति है कि हम दिखावे में उलझ जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं, और उसका जो मूल भाव है, जो उसका मूल रूप है, वो एकदम बदल के रह जाता है। अरे बात ये सोचना पड़ता है कि वो साड़ी तो हम पहन चुके हैं, अब नई साड़ी पहने, और नई साड़ी भी ऐसी हो जो सब लोग देखें, उसकी तारीफ करें। और तो याद कैसे रहेगी कौन सी साड़ी पहनी थी पिछली बार? इसको तो हमें लगता है महिलाओं को विशेष इसकी स्मरण शक्ति होती है। मुश्किल है ना कि इस वाली किटी में पहनी थी ये, कि उस वाली में पहनी थी। अब एक किटी नहीं होती ना, 2-3 होती हैं। हाँ। अब पिछली बार कौन सी किटी में हम नई वाली साड़ी तो पहनी आजकल थी? तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल है आजकल, फोटो देखने के लिए उसका भी तो कोई सवाल था। समस्या नहीं। बढ़िया। तो आपकी इस बात से बड़ा मज़ा आया और हमने भी आनंद उठाया, मेरे ख्याल से मेरे दर्शक भी आनंद उठाएंगे। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि किटी पार्टी भी जो मध्य वर्ग है उसके दिखावे का एक और पक्ष है। हाँ, तुम्हारी कितनी किटी है? अरे तुम किसी किटी में नहीं जाती? मैं तो 4 किटी डाल रखी है मैंने तो। ओ, वही हम कह रहे हैं, इसको भी स्टेटस सिंबल बना लिया। ये भी स्टेटस सिंबल है। तो आज की बातचीत में हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नए समाचार के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।